नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। टीसीएच पर मैं तो लगातार बोलता ही हूं। जो लोग द क्रेडिबल न्यूज भी देखते हैं उनको पता है कि शालिनी लगातार शोज करती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर कभी बात नहीं होती है, जिन पे जानकार लोगों की बहुत कमी है, उन पर भी बात की जाए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर डॉक्टर पीएस वोरा लगातार इकोनॉमिक इश्यूज पर, आर्थिक विषयों पर बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, योगी ने यह कहा, मोदी ने यह कहा, राहुल गांधी ने यह कहा, या फिर ट्रंप ने यह कहा, खामनेई ने यह कहा, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस होती ही रहती है। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स के पीछे सबसे बड़ा खेल होता है रुपया का, पैसा का। पैसे से यह सब तय होता है। सामने जो नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो पीछे ऐसी डील करके आ जाता है जो देश के लिए बेहद खतरनाक होती है। टैरिफ का मामला आपने देखा ही कि कैसे ट्रंप ने सारी दुनिया में टैरिफ को हथियार बना लिया है। ईरान की बात की जाए तो सबसे बड़ा मामला क्या है? ईरान के ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगाए गए हैं कि ईरान चाहे भी तो अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि इकोनॉमी को समझना, अर्थव्यवस्था को समझना भी पॉलिटिक्स को समझने की तरह जरूरी है। डॉक्टर पीएस वोरा अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पर लगातार बात कर रहे हैं। उनको सुनिए, गुनिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की, एग्जाम्पल देकर, विजुअल्स देकर समझाने की कोशिश करते हैं। उनको सुनिए, समझिए, गुनिए, ताकि ये समझ पाइए कि आपके खिलाफ ये नेता लोग, ये पॉलिटिशियन लोग क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, कैसे आपकी जिंदगी लगातार तबाह बर्बाद की जा रही है। सुनिए डॉक्टर वोरा को और पूरा वीडियो सुनिएगा। दोस्तों, बजट को आए तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि हमारे समाज में, हमारे मीडिया में बजट की चर्चा कम हो रही है और बजट के जस्ट एक दिन बाद जो हमारी सरकार ने यूएस के साथ एक डील की है, उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा, आप सबका स्वागत है टीसीएच पर, टीसीएन पर। बजट पर बात ही नहीं हो रही है, और आखिर बात हो भी तो क्यों हो? बजट से ऐसा कुछ मिला भी नहीं। बजट से ना तो कैपेक्स बढ़ा, बजट से ना तो इनकम टैक्स में रिलीफ मिला, बजट में ना तो रोजगार की बात की गई, और भी कुछ ऐसी चीजें जो बजट से हमें एक्सपेक्टेशंस रहती होती हैं, वो बातें चूंकि इस बार नहीं हुई तो उसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सरकार सफल हो गई है। कैसे? क्योंकि जस्ट अगले दिन 1 फरवरी को बजट आता है। 2 फरवरी को सरकार अमेरिका के साथ एक लंबे अरसे से जो हमारी डील उलझी हुई थी ट्रंप के आने के बाद, स्पेशली टैरिफ के चलते, क्योंकि ट्रंप साहब ने टैरिफ शुरू में 25% लगा दिया, उसके बाद रूस से खरीद हो गई तो 25% और ठोक दिया। तो एकाएक एक चर्चा शुरू हो गई कि ट्रंप ने जो टैरिफ है वो कम कर दिया है और वो अब 18% पे आ गया है। तो एकाएक जो बजट का डिस्कशन होना चाहिए था, वो डिस्कशन पूरा स्विच कर गया ट्रेड डील पर। एक बात तो ये है कि ट्रेड डील पे अभी ना तो कोई सिग्नेचर हुए हैं, ना कोई मसौदा इसका फाइनल हुआ है। अभी सिर्फ एक डिस्कशंस आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही है निकलकर, और उन्हीं सभी बातों के कारण बजट की जो इंपॉर्टेंस थी वो उलझ के रह गई है। अब बजट से यकीनन जनता निराश हुई है, समाज निराश हुआ है। कारण बड़े सीधे हैं। मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहा करती थी बजट में कैपेक्स पे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, इसलिए निराशा है। क्योंकि मोदी सरकार 10 लाख करोड़ का बजट देके गई है कैपेक्स पर। अब इस बार ये तकरीबन थोड़ी सी बढ़ोतरी उसमें की गई है। सोशल वेलफेयर, जिसकी जो हमारी सबसे बड़ी स्कीम होती थी मनरेगा, जिसका बीते दिनों सरकार ने ना केवल नाम बदला बल्कि उसका स्ट्रक्चर भी बदल दिया। सरकार ने कहा कि अब क्या होगा, इसमें राज्यों का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो चूंकि सरकार ने ये चीज जो है ये शीत सत्र में ही कह दी थी, तो इस बजट में भी मनरेगा के माध्यम से किसानों को या गरीब आदमी को या मजदूर आदमी को कुछ नहीं मिलने की चीजें पहले से क्लियर हो गई थी, और वो हुआ भी वैसा, मिला भी कुछ नहीं। रोजगार पे भी कोई ज्यादा बात नहीं हुई। याद करिए, मोदी सरकार ने बजट में रोजगार के लिए इंटर्नशिप की योजना शुरू की थी। इस बार भी उस पर कोई ज्यादा बात नहीं हुई। हाँ, सिर्फ ये जरूर कहा गया कि सर्विस सेक्टर के माध्यम से रोजगार की बात की जाएगी, लेकिन एक हाई पावर कमेटी बना के उसको छोड़ दिया गया, ये समझने के लिए कि भी शैक्षणिक सुधार कैसे हो। तो कहने का मतलब ये है कि बजट से सरकार ज्यादा कुछ नहीं दे पाई। तो क्या ये सरकार की विफलता है? देखिए, सरकार की विफलता तो नहीं है। सरकार को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट तो में देना पड़ेगा। कैसे? पिछले साल जब बजट आया था तो मोदी सरकार ने इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए की रिलीफ दे दी थी। इनकम टैक्स में जितना मिलना था वो मोदी सरकार पिछले साल दे चुकी है। तो इस बार इनकम टैक्स में और कुछ मोदी सरकार से एक्सपेक्ट करना गलत था।
अब सरकार ने 12 लाख तक वालों को आयकर से छूट दे दी और भारत में आपको पता है एक बहुत बड़ा तबका जो है सालाना इसी आय तक ही रहता है, तो उनको तो इनकम टैक्स से वैसे ही रिलीफ मिल गई। सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 2017 से जीएसटी की अधिकतम करों की दरें लगा के बैठी हुई थी ऑलरेडी। आपको पता है ना मैक्सिमम स्लैब कितना हुआ करता था 28%। तो सरकार 28% का टैक्स हमसे वसूल रही थी 2017 से, और इस बात को हम लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन शायद अब हमें समझ आ रहा होगा जब सरकार खुद अपनी पीठ ठोकती है कि महंगाई में जीएसटी में कमी करके कंट्रोल किया गया है महंगाई को। अब जरा सोचिए ये बात सरकार से क्यों नहीं पूछी जाती कि जब जीएसटी की दरें हमने ज्यादा की हुई थी, आपने 28% तक की कर रखी थी, अब वो स्लैब आपने कम कर दिए। इसका मतलब आप इस बात को मानते हो ना कि जीएसटी की दरों के कारण महंगाई बढ़ी हुई थी। तो हुआ क्या कि सरकार ने पहले इनकम टैक्स दे दिया, अब बीचों बीच में साल के बीच में जब ट्रंप साहब आ गए और ट्रंप साहब ने टैरिफ ठोक दिया 25%, तो अब आपके पास क्या था, आपके एक्सपोर्ट बहुत महंगे हो जाने थे, आपकी रेटिंग एजेंसीज ने आपको कमजोर आंकना था, तो आपने बीचों बीच में अक्टूबर के आसपास जीएसटी रेट कट कर दिया। और जीएसटी रेट कट करके आपको पता था कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा, तो दिवाली पर आपने उस ताकत को एक्सपोज भी किया। जब 6 लाख करोड़ से अधिक की बाइंग हुई दिवाली पर जीएसटी रेट कट होने के कारण, उसके बाद क्या हुआ, मुनाफे बढ़े। थर्ड जो तिमाही के रिजल्ट आए उसमें सभी कॉर्पोरेट्स के मुनाफे बढ़े। और तो और ये हुआ कि बजट से कुछ दिन पहले ही आईएमएफ ने जब आपकी रेटिंग वापस बढ़ा दी, 7% से प्लस की कर दी, तो इस बात के मीडिया में वो डिस्कशन शुरू हो गए कि साहब ट्रंप तो झूठ बोलते थे, हमारा विपक्ष भी झूठ बोलता था जो कहता था कि अर्थव्यवस्था जीरो हो चुकी है। कहां अर्थव्यवस्था जीरो हो रही है, आईएमएफ जैसी एजेंसी ने हमें 7% प्लस पे रेट कर दिया है। तो सरकार जो चीज कर सकती थी वो सरकार ने कर दिया था, इनकम टैक्स में पहले रिलीफ दे दिया। हाँ, अगर पता होता कि ट्रंप ऐसा कुछ करने वाले हैं तो शायद इनकम टैक्स में रिलीफ भी सरकार नहीं देती। अब चूंकि ट्रंप ने वैसा किया तो सरकार के पास क्या था, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जीएसटी रेट्स पे ही कंट्रोल करना था, वो भी सरकार ने कट कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो सरकार के पास रेवेन्यू जो है वो तकरीबन बिल्कुल घट गया है, कम हो गया था। तो ये एक्सपेक्ट करना अब बिल्कुल नाजायज था या बेमानी था कि साहब ये जो है कैपेक्स बढ़ेगा या सोशल वेलफेयर की योजनाएं बढ़ेंगी। और आजकल तो ऐसे भी सोशल वेलफेयर की जो योजनाएं हैं उनको चुनावों के दौर में ही लाया जाता है प्रो इनकम्पेंसी सेट करने के लिए। अभी बीते दिनों हमने बिहार में देखा है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और राज्यों में भी हम देखें, क्योंकि जहां पे केंद्र साथ में है तो वहां केंद्र का एक कंट्रीब्यूशन भी उसमें आता है डबल इंजन की सरकार के मुहावरे के नाम से। बात फिर करते हैं बजट में। चूंकि सरकार कुछ नहीं दे पाई तो बजट देने वाली रात को ही एकाएक अमेरिका के साथ टेलीफोन पे ही कुछ डील्स कर ली गई और कह दिया गया साहब 25% की रेट जो अमेरिका ने 18% कर दी है, और उसकी वाहवाही एकाएक आप लेने लग गई। और इन सब के बीच में विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी पर आ गया। विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया साहब ये 18% भी तो नुकसान ही है, पहले तो रेट था ही नहीं, अब 18% वो ले रहा है, यानी 25 से 18 आए हो। अगर आप 0 पर पहुंचते तो आप ये कहते हैं आप जीते हो। दूसरी बात, इस डील के अंदर एक बात और निकल के आई जो अमेरिका ने भी लिखा है, उसने कहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, आप वेनेजुएला से, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के नियंत्रण में है, या अमेरिका से तेल खरीदोगे। इस पर भी भारत ने सहमति जताई है। इस पक्ष पर भी आम नागरिक इस कंफ्यूजन में है कि साहब जब आपने रूस से खरीदना अमेरिका के दबाव में बंद कर देना है तो ये तो बताओ आप रूस से खरीद क्यों रहे थे? क्या रूस से सस्ता मिल रहा था इसलिए खरीद रहे थे, या रूस से सिर्फ रिलायंस खरीद रही है, या रूस से सिर्फ नायरा खरीद रही है? नायरा भी कौन सी कंपनी जो पहले एसआर ग्रुप हुआ करता था, जिसको रूस की ही कंपनी ने 51% की इक्विटी के साथ टेक ओवर करके इंडिया में छोड़ा हुआ है, वो कंपनियां खरीद रही हैं, राइट। लेकिन आम आदमी को तो उतने में ही तेल मिल रहा है, उसके वैल्यू में तो कोई कमी नहीं आई है। राज्य जो है वो उसी तेल पर वैल्यू एडेड टैक्सेस वैट लगा रहे हैं, सरकार उसी पे एक्साइज लगा रही है, आम आदमी तो उसी में पिसा हुआ है। यानी आम आदमी को सरकार की कूटनीति, कभी वो दुबई से खरीदती है, कभी वो सऊदी से खरीदती है, कभी खरीदती खरीदती वो रूस चली जाती है, कभी खरीदती खरीदती वो अमेरिका चली जाती है। आम आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ये तो सोच रहा है, उसे तो पता है कि उसे तो महंगा ही मिलेगा। एक समय होता था जब मिडिल ईस्ट में रूस, जब इसके प्राइसेस वीक होते थे तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस वीक होते थे। लेकिन मुझे नहीं याद कि पिछले कई सालों से हमने
तेल के मूल्य को, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो, उसको सस्ते होते देखा है। वो बातें तो शायद अब एक तरीके से पास्ट की बातें होगी। और आगे बढ़ते हैं, इन सबके बीच में एक चीज ने और चर्चा पाई। वो चर्चा ये थी कि कृषि क्षेत्र पे एक सस्पेक्ट होने लग गया। विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने भारत का जो कृषि क्षेत्र है और डेयरी क्षेत्र जो है उसे भी अमेरिका के लिए खोल दिया है। ये बात एक सस्पेक्ट होकर सामने आई और गवर्नमेंट ने इसके अपने आप को डिफेंड किया। अगर आप गवर्नमेंट के सोशल मीडिया क्रिएटिव इस दौरान में देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं साहब नहीं, हमारा कृषि क्षेत्र सेफ है, ये है वो है, और विपक्ष पूरे ब्लेम लगा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास एक आंकड़ा है, वो आंकड़े को मैं आपके सामने बताता हूं। उससे पहले ये भी आपको बता दूं, इंडिया और यूएस जो है ना, एट प्रेजेंट दोनों का जो ट्रेड है वो करीब 150 बिलियन के आसपास होता है। यानी एक दूसरे से जो हम खरीदते और बेचते हैं वो 150 बिलियन डॉलर के आसपास खरीदते हैं, और इंडिया उसमें तकरीबन मुनाफे में रहता है 50 बिलियन के आसपास। यानी इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, खरीदता कम है। लेकिन मैं चूंकि कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और कृषि क्षेत्र पे सस्पेक्ट क्यों हुआ, उसके पीछे एक कारण तो यह है कि अमेरिका के कृषि मंत्री का हमने कभी नाम ही नहीं सुना, उसे कोई जानता ही नहीं है। ये डील जब 2 फरवरी को होती है रात को बजट के जस्ट बाद, तो एकाएक अमेरिका के कृषि मंत्री के ट्वीट वायरल होने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी इस डील से हमें खुशी हुई है, भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे कृषि उत्पादों के लिए खुलेगा। उनका ट्वीट आता है और विपक्ष इस ट्वीट को लपक लेता है और बोलने लग जाता है साहब के साहब मोदी साहब ने जो है, सरकार ने जो है इंडिया का कृषि क्षेत्र भी खोल दिया है। लेकिन आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो शायद पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने हालांकि अभी आपको बोला कि इंडिया और अमेरिका का जो टोटल ट्रेड है वो करीब 150 बिलियन का है। लेकिन मैं आपको इस ट्रेड में इंडिया और अमेरिका का जो एग्री ट्रेड है, यानी जो कृषि क्षेत्र का आपस में लेन देन होता है, उसके कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। पिछले 5-6 सालों में, यानी 2020 से लेकर कुछ आंकड़े मेरे पास में हैं। कहने का मतलब है कि 2020 ऑनवर्ड्स बात कर रहा हूं। ट्रंप नहीं थे सत्ता में, हमारे यहां सत्ता सेम थी, राइट। इस दौर में अगर आप ये देखें कि इंडिया के साथ अमेरिका का एग्री एक्सपोर्ट, यानी अमेरिका ने इंडिया को जो एग्री बेचा है वो तकरीबन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिशत में अगर मैं बताऊं तो 2020 से लेकर अभी नवंबर 2025 तक करीब 50% से ऊपर इंडिया का एग्री इंपोर्ट अमेरिका से बढ़ा है। यानी अमेरिका ने इंडिया को करीब 50% से अधिक बेचा है साहब। ट्रंप तो सत्ता में अभी 25 के बीच में आए हैं। अमेरिका इंडिया को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है एग्री में, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्री में अमेरिका को वो मात्र 11% बढ़ा है। हालांकि अभी भी एग्रो के अंतर्गत हम लोग बेनिफिट में हैं। भारत जो है अभी भी बेनिफिट में है अमेरिका के साथ एग्री में, एग्रो में, कृषि में। लेकिन आप एक प्रतिशत में गौर फरमाइए, 50% का ट्रेड जो है, वॉल्यूम जो है 5-6 सालों में अमेरिका से आने वाले माल का बढ़ गया है, और इंडिया से जाने वाले माल का 11% बढ़ा है। अब एक बात और गौर फरमाइए, ये जो डील हुई है इसमें एक आंकड़ा और बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो आंकड़ा ये है कि 5 सालों में इंडिया और अमेरिका ने आपस में एक सहमति जताई है कि इनका जो ये ट्रेड है वो 500 बिलियन पे चला जाएगा। 150 बिलियन आज आपका है, अब 500 बिलियन की बात कर रहे हो, यानी तकरीबन दुगने से ज्यादा की बात कर रहे हो। क्या आपने सोचा है कौन से क्षेत्रों के माध्यम से आप इसको 500 बिलियन लेके जाओगे? आपने क्या इस बारे में रियलाइज किया है कि क्या आपने कौन से एक्सपोर्ट्स आप बढ़ाओगे? क्योंकि आज तो इंडिया अमेरिका के साथ बेनिफिट में है ना। अब चूंकि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, तो क्या इस बात पर अंदेशा नहीं जताया जा सकता कि इस 500 बिलियन के माध्यम से अमेरिका अपने ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश करेगा? यानी जो आज अमेरिका 50 बिलियन के लॉस में रहता है इंडिया से, जब ये 500 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि हमने कौन से एक्सपोर्ट क्षेत्र खोले हैं ये हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको एग्री सेक्टर बता दिया है। पिछले 5 सालों से 50% के बराबर उसकी स्पीड चल रही है, और हमारे यहां से मात्र 11% की। और उनके कृषि मंत्री का ट्वीट आना भी शायद कुछ इस बात की सुबुगाहट है कि ये चीजें जो है वो एकाएक तो नहीं हुई है, ये पिछले काफी समय से हो रही है, और अमेरिका ने उस पर अब फोकस करना शुरू कर दिया है। तो अब चैलेंज भारत के लिए आ गया है कि भारत इस पे कैसे कंट्रोल करता है। खैर, बात ये थी कि बजट से ज्यादा चर्चा एकाएक बजट के अगले दिन हुई ट्रेड डील के माध्यम से शुरू हो गई है, और आदमी जो है, समाज जो है वो कंफ्यूज है कि बजट से क्या मिला, डील से क्या मिला। हकीकत ये है कि शायद दोनों से हमें अभी निराशा ही हुई है। आने वाले समय में पता लगेगा चीजें कैसे क्लियर होती हैं। थैंक यू सो मच।